लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। प्रतापगढ़ में मुसलमान आबादी के लिहाज से लगभग 35% है, लेकिन आजादी के बाद तरक्की के मामले में यहाँ का मुसलमान कोई खास उन्नति नहीं कर पाया है। हुकूमतों ने भी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए यहाँ का मुसलमान आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ गांव का मुसलमान खेती किसानी से अपना जीवन चला रहे हैं, तो शहर में छोटे मोटे कामों को कर रहे हैं, लेकिन आमदनी कम होने से इनकी दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से परिवार चलाना काफी मुश्किल हो गया है इन लोगों का। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुसलमानों को एड नहीं मिली। मुसलमान जो भी यहाँ मुकामी है वो अपनी मेहनत से अपने और तमाम वसीले से वो अपनी तरक्की कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, परिवार का अपने पालन पोषण कर रहा है, लेकिन एक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है। हम समझते हैं कि अगर फार्म सेक्टर को थोड़ा बहुत भी मॉडर्नाइज कर दिया जाए तो एक तो फसल की पैदावार बढ़ेगी, दूसरा उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो सेल है वो अगर वक्त पे हो जाए उसका इंतजाम, तो जो अनाज बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है, उससे बचाया जा सकता है। दूसरा ये कि किसानों को उसके सही दाम, उसके सही रेट मिल जाएंगे। अब सिस्टम बदल गया है, ये सिर्फ एक आदमी कमाई पर नहीं सरकार उसका घर चल सकता, क्योंकि महंगाई बेपनाह बढ़ चुकी है। अब ज्यादातर आजकल मियाँ बीबी नौकरी करने की जुगाड़ में है, तो क्या उनको कहीं से उद्योग धंधा बढ़ा करके नौकरी देने की कोई सरकार फिराक में है, या 1,500 रुपया बांट करके उनको बिल्कुल घर बैठा देना चाहती है, उनको असकती आलसी बना देना चाहती है। प्रतापगढ़ जिले में गांव और शहर का मुसलमान काफी परेशान हाल है। यहाँ के ज्यादातर नौजवान रोजगार के सिलसिले में मुंबई और खाड़ी देशों का रुख कर रहे हैं। आजादी के बाद से लेकर अब तक इन इलाकों में रोजगार के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से यहाँ के लोग लगातार पिछड़ते गए। सरकार को चाहिए कि इलाकों में अगर रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं, तो यहाँ पर पलायन लोगों का रुक सकता है। दूसरे सनती शहरों की तरह प्रतापगढ़ में ऐसा कोई उद्योग या कारोबार नहीं है जिसमें मुस्लिम लगे हों। इन्हीं से दिक्कतों के चलते ये लोग दूसरे प्रदेशों और बाहरी मुल्कों का ज्यादा रुख कर रहे हैं। सरकार को ये करना चाहिए कि जहाँ पे मुसलमान बहुबल जैसे ज्यादा हैं और वहाँ पे उन लोगों को फैक्ट्री लगानी चाहिए, जिससे कि वहाँ के लोग वहीं के वहीं रह जाएं, वहीं काम करें, उनको रोजी रोटी मिले, अपना घर परिवार अच्छी तरह चला सकें। और उनको तालीम के लिए भी उनको कुछ ऐसा करें कि वो लोग कॉलेज स्कूल बनाएं, जिससे कि उनकी तरक्की हो, पढ़ लिख सके तो उनको नौकरी हासिल हो सके। तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम बहुल आबादियां हैं, लेकिन वहां पर कोई छोटे मोटे उद्योग की बात नहीं हो रही है। जैसे बस्ती है, जौनपुर है, तमाम ऐसे जिले आपको मिलेंगे, सुल्तानपुर है और तमाम आप शाहजहांपुर चले जाइए, तो अगर जोड़ा जाए, इस पर भी अगर सरकार थोड़ी दिलचस्पी ले ले, कितने जनपद ऐसे जहां मुस्लिम बाहुल है, जहां उनकी गरीबी बेपनाह है, उनके बच्चे कैसे रोजगार में आएंगे, छोटे छोटे रोजगार में। अब बीड़ी का भी जमाना लग रहा है, अब वो जो चांदी का वर्क बनता था उसका भी जमाना लग रहा है, को अब चांदी का वर्क कोई लगा ही नहीं रहा है, पुलाव जर्दा बन ही नहीं रहा कि लगाएगा, उसका इस्तेमाल जब नहीं होगा तो बने क्यों। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की बात की जाए तो हालात बहुत खराब नजर आएंगे। इन इलाकों में यहाँ लोगों के पास अपने आवास नहीं हैं, अगर घर हैं भी तो उनकी हालत बहुत खस्ता हाल है। जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम समझते हैं कि उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरफ तवज्जो दें कि खाली जलसे या जुलूस कर लेने से या खाली तकरीरें करने लेने से मसला हल नहीं हो जाता, या खाली गवर्नमेंट पर या ऑफिसर्स पर इल्जाम लगाने से मसला नहीं हल होगा। आपको भी ग्राउंड लेवल पर उतर के काम करना पड़ेगा। प्रतापगढ़ में कई मुस्लिम बाहुल्य इलाके ऐसे हैं जिनमें आज तक कोई भी विकास नहीं दिखाई देता है, जिनमें आजाद नगर, अहमद नगर, नई बस्ती, बेगम वार्ड, भैरवपुर वार्ड काफी प्रभावित इलाके हैं। न यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। अगर व्यवस्था के नाम पर सिर्फ दुर्व्यवस्था है, पानी के साथ कीड़े मकोड़े मुफ्त में मिलते हैं, बिजली मिलती है तो सिर्फ बिल मिलता है, बिजली बिल्कुल नहीं मिलती है। सड़कों का तो हाल ये है कि अगर नगरपालिका में जाइए तो क्या यहाँ पे वाटर टैक्स नहीं जमा है, अब या तो रोड टैक्स नहीं जमा हुआ है, ये कह करके सड़कें नहीं बनाई जाती हैं। आंवले की वजह से प्रतापगढ़ काफी मशहूर है। यहाँ आंवला कुदरत की देन है, क्योंकि यहाँ की जमीन आंवले की खेती के लिए काफी उपजाऊ है।
ज्यादातर मुसलमान प्रतापगढ़ में आंवले की खेती से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे प्रतापगढ़ में लोग आंवले की खेती छोड़कर दूसरी फसलों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आंवले का सही मूल्य लोगों को नहीं मिल पा रहा है। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। खेती के मैदान में उनको कोई सपोर्ट कहीं से नहीं मिला गवर्नमेंट से, तो वो अपनी जमीनें बेचने पर मजबूर हो गए और वो मजदूरी करने लगे, जो कि कल तक जिस जमीन के मालिक थे आज उसी जमीन पर मजदूरी कर रहे हैं। तो जिसकी की वजह से ना वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाए और ना खुद ही तरक्की कर पाए। अब जब उनके बच्चे बड़े हुए तो वो भी उसी मजदूरी के लाइन में लग गए। तो अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स में, और खासकर वो डिस्ट्रिक्ट जिनको कि माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है, वहां पे करोड़ों का फंड गवर्नमेंट्स की तरफ से मुहैया कराया गया है, सैंक्शन किया गया है। अब वो फंड्स कहाँ यूज हो रहे हैं, कई बार बात ये पहले भी कही गई कि उसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम बहुत फुल प्रूफ होना चाहिए, और अगर उसकी मॉनिटरिंग सही हो जाए और फंड्स का यूटिलाइजेशन सही हो जाए तो जो ये छोटे लेवल पर मजदूर हैं, किसान हैं, उनको फायदा यकीनी तौर पर पहुंचाया जा सकता है। प्रतापगढ़ की बात हो और आंवले का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। दशकों से यहाँ पर लोग आंवले की खेती करते हुए आ रहे हैं। मुसलमान भी इस रोजगार से कई सालों से जुड़ा हुआ था, लेकिन मौजूदा वक्त में उनके हालात ठीक नहीं हैं। बहुत सारे मुसलमान आंवले की खेती छोड़ चुके हैं और रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि इन सारे लोगों को मुख्यधारा में लाया जाए। प्रोग्राम में वक्त हो गया और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यानी एक्स्ट्रा कूल। मधुसूदन राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरी की देखना ना भूले। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात, जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको
कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के पास नवीन मंडी स्थल है। यहाँ पर काम करने वाले ज्यादातर लोग मुसलमान हैं, लेकिन आए दिन चोरियों की वजह से इन सारे लोगों के काम पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही इन पूरे इलाकों में रोड सही न होने की वजह से इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी वारदातें भी घटित हो जाती हैं। प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर की रोड पर लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नवीन मंडी समिति। यहाँ पर फलों और सब्जियों का कारोबार होता है। ज्यादातर मंडी में मुस्लिम वर्ग से व्यापारी जुड़े हुए हैं। मंडी समिति में आए दिन चोरियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का काफी नुकसान हो जाता है। इनकी बढ़ती दिक्कतों के लिए न तो मंडी समिति और न ही प्रशासन कोई उपाय कर रहा है। न पानी की सुविधा है, न लाइट की सुविधा है। रात में इधर से पीछे से लोग दीवार तोड़वा के यहाँ के लोग गायब भी माल भी करा देते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात को लेकर के बहुत सारी रिपोर्टें प्रकाशित की गयी। उत्तर प्रदेश इन सारी रिपोर्टों में पिछड़ा हुआ नजर आया और शायद इसीलिए प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर इन रिपोर्टों में पिछड़ता हुआ नजर आता है। तालीमी इदारे इन इलाकों में बिल्कुल नहीं है। साथ ही यहाँ के मुसलमानों को तालीम लेने के लिए मदरसों का सहारा ही लेना पड़ता है। बहुत कम ही लोग बाहर निकल करके सही तरीके से तालीम हासिल कर पा रहे हैं। प्रतापगढ़ में जो मुसलमान गरीब है, उनके हालात बहुत खराब हैं। इनका पूरा जीवन सिर्फ कमाने खाने में ही गुजरा जा रहा है। तंग हाली की वजह से ये लोग अपने बच्चों को बेहतर तालीम भी नहीं दिलवा पा रहे हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर तालीम पर ध्यान दिया जाए तो प्रतापगढ़ का गरीब मुसलमान भी आगे बढ़ सकता है। सुल्तानपुर में गरीब छात्रों को सिर्फ मदरसों का ही सहारा है, जहाँ छात्रों को इस्लाम की दीनी तालीम के साथ साथ दूसरे विषयों का भी अध्ययन कराया जाता है। बहुत दूर दराज और आसपास के इलाकों से यहाँ मुस्लिम वर्ग के छात्र शिक्षा लेने के लिए आते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि सरकार को चाहिए कि सुल्तानपुर में गरीब छात्रों की मुफ्त शिक्षा का इंतजाम करवाएं। इसके अलावा यहाँ टेक्निकल और उच्च शिक्षा के लिए अच्छे स्कूलों का निर्माण भी कराया जाए, ताकि यहाँ के छात्रों को रोजगार परक शिक्षा मिल सके। गरीब आदमी जो इतनी महंगी फीस नहीं बर्दाश्त कर सकता, वही आमतौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाता है। जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स की सैलरी काफी बढ़ गई है, उसमें बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन जो स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, जो क्लास का एनवायरनमेंट है, जो डिसिप्लिन स्कूल्स में होना चाहिए, जो किताब और कॉपियां मुहैया कराई जानी चाहिए और जिस लेवल के ट्रेन टीचर्स होने चाहिए, उसमें आज भी बड़े पैमाने पे कमी है। जिसमें कि अगर आप सर्वे करेंगे तो खासकर वो स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल जो गांव देहात में चल रहे हैं, वहां आज भी स्कूल तो खुले हुए हैं, लेकिन उसमें पढ़ाई तकरीबन 0 लेवल के बराबर है। ना स्कूल कॉलेजेस कुछ नहीं बनते हैं। कहीं पे है कोई मुसलमानों के लिए कोई स्कूल कॉलेज? मदरसे बनाए, मदरसों को उतनी एड्स नहीं मिलती हैं ना, तो सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे लिखेंगे? तो ग्रोथ कहाँ से होगी? जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो आगे उनकी ग्रोथ होनी कहाँ से? किसी भी शहर की तरक्की के लिए अच्छे रोजगार के साधन होना बहुत जरूरी होता है। प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में कोई उद्योग न होने की वजह से यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में काम करने पर मजबूर हैं। सरकार अगर थोड़ा भी ध्यान दे तो यहाँ से लोगों का पलायन रुक सकता है। अगर गवर्नमेंट इस टाइप से उनको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट करे और उनको इस बात के लिए कहे कि ऐसे एरिया में अगर वो अपनी फैक्ट्रीज लगाएं जो कि वाकई में बैकवर्ड हैं और जहां पर
माइनॉरिटीज की अच्छी, मुसलमानों की अच्छी आबादी है, लेकिन वो लोग भुखमरी के दहाने पर हैं। तो हम समझते हैं ये कि मुसलमानों को किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा और उनको उन्हीं फैक्ट्रीज में भी काम मिल सकता है जो कि उनके अपने घराने के लिए भी, पूरी कौम के लिए और स्टेट के लिए फायदेमंद होगा। तो रोजगार फराहम उस वक्त होगा जब सनतें होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, कारखाने होंगे। और अगर कारखाने नहीं होंगे तो ये रोजगार कैसे? तो रोजगार के पैदा करने के लिए कारखानों का, सनतों का होना जरूरी है। जहां तक उत्तर प्रदेश का मामला है तो हम सब जानते हैं कि यहाँ तो सूरत हाल बहुत ही अफसोसनाक है। यानी जो बड़े कारखाने हैं या जो बड़ी सनतें हैं वो जो बंद हुई हैं उनके दोबारा खुलने की नौबत नहीं आ रही। आप मगरबी यूपी में देखिए, शक्कर मिलों को ले लीजिए, कितनी शक्कर मिलें हैं जो तातुल का शिकार हैं, जो बंद हुई तो उसके बाद से उनके दोबारा खुलने की नौबत नहीं आई। इंसान को जो है अपना पढ़े लिखे जो माँ बाप हैं वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजें, पढ़ाई लिखाई कराएं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मजदूरी पे ना कर भेज के उनको पढ़ा के, शिक्षा दे के उनको आगे बढ़ाने का करें। और सरकार की तरफ से यह है कि कुछ फैक्ट्रीज लगा दें, कुछ करें जिससे कि मुसलमानों की हालत सुधरे और वो लोग जो है एकदम पिछड़ा जाति ना कहलाए कि जो है मुसलमानों के पास कुछ है ही नहीं। सरकार को प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जरूरी कोई हल निकालने होंगे। साथ में इन जिलों में ऐसे उद्योगों को भी स्थापित कराया जाए ताकि इन जगहों पर रोजगार के अवसर बढ़ सकें। इसके अलावा खुद से मुसलमानों को भी प्रयास करने होंगे, तभी प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के मुसलमानों के अधूरे ख्वाब पूरे हो सकेंगे। विकास के पैमाने पर अगर उत्तर प्रदेश के जिलों को नापा जाए तो अक्सर जिले पिछड़े हुए मिलेंगे। सरकार को चाहिए कि जो वादे कागजों पर किए जाते हैं उन्हें जमीनी हकीकत में भी तब्दील किया जाए, तभी जाकर के सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के मुसलमानों के अधूरे ख्वाब भी पूरे हो सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी खास मुद्दे के साथ। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। बीएसपी नेताओं पर दर्ज हो सकती है एफआईआर, अंबेडकर स्मारक में बिना अनुमति की थी रैली। बुलंदशहर पुलिस की लापरवाही फिर हुई उजागर, शोहदे से परेशान होकर तेजाब पीने वाली लड़की की 8 दिन बाद लिखी रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में ट्रक से कुचलकर 2 स्कूली बच्चों की मौत, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम करके किया हंगामा।
कानपुर में स्कूलों की फीस बढ़ने पर अभिभावकों का हंगामा, वीरेंद्र स्वरूप स्कूल में की तोड़फोड़, रोड पर लगाया जाम। और सोने के दामों में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, प्रति 10 ग्राम की कीमत पहुंची 25,500 के पास। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा, अपना यूपी के इस वक्त के बुलेटिन के साथ। सबसे पहले बात कर रहे हैं बीएसपी की। लखनऊ में बीएसपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो सकती है क्योंकि उन्होंने अम्बेडकर स्मारक में बिना अनुमति के रैली की थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले में पार्क संरक्षण समिति के अफसरों पर भी कार्रवाई हो सकती है। सवाल यहां पर यह है कि जब अनुमति मिली नहीं तो उसके बाद रैली कैसे हो गई, और रैली हो भी गई तब भी किसी तरह से कोई बात निकलकर सामने नहीं आई, पहले कोई पूछ नहीं हुई। और जब पूरे राजधानी में इसको लेकर के तमाम तरह से होर्डिंग और बैनर्स लगाए गए थे, तब भी हमने देखा था कि सरकार ने या नगर निगम ने, बाकी लोगों ने वहां पर उन होर्डिंग्स को हटवा दिया था। ऐसे में बीएसपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। यहां पर एक अहम बात निकलकर सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में बीएसपी के नेताओं ने इस रैली के लिए अनुमति नहीं ली थी, और अगर बीएसपी के नेताओं ने अनुमति ली थी तो अनुमति दी किसने थी, और बिना अनुमति के इस तरह की रैली करने का मतलब क्या है। क्या बीएसपी ने बिना अनुमति के रैली की थी? ये एक अहम सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, सवाल यहां पर क्या है कि जिस तरह से ये बात निकलकर आ रही है कि बिना अनुमति के बीएसपी ने इतनी बड़ी रैली की, ऐसे में क्या बीएसपी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज होने के संकेत लग रहे हैं? देखिए अनुपम, ये कुछ उसी तरह का मामला है कि जैसे सरकार नींद में सो रही हो और किसी ने उसको जगा दिया है। जी, पिछले साल भी मायावती ने इसी अम्बेडकर पार्क में रैली की थी, और रैली न कह के इसको कहिए कि जो अम्बेडकर जयंती पड़ती है, हर जयंती पर बहुजन समाज के लोग और बसपा के नेता वहां इकट्ठा होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, भारी जमावड़ा होता है। जी, पिछले बार भी अखिलेश यादव सरकार सत्ता में थी, 1 साल से ज्यादा हो गया सरकार को। 14 अप्रैल के दिन मायावती ने बाकायदा इसी स्थान पर इसी तरह की भीड़ को संबोधित किया था। तब जो सरकार नींद में सोई हुई थी, याद नहीं आया था कि यहाँ पर किसी प्रकार के नियम कानून का उल्लंघन हुआ है, स्मारक में रैली करने की अनुमति ली गई कि नहीं ली गई। लेकिन दूसरा साल है जब मायावती ने वहाँ पर इस तरह का संबोधन किया, कार्यक्रम किया है, तो इसके बाद सरकार को लगा कि ये तो सरकारी संपत्ति पर बीएसपी के लोगों ने इस तरह से काम किया, इस पर जवाब तलब होना चाहिए एलडीए से। सरकार एक तरह से 1 साल बाद नींद से जागी और उसमें अब एलडीए के तेज कसे हैं और पूछा है कि आखिर कैसे यहाँ पर रैली की अनुमति दी गई। हालांकि बीएसपी से रैली का नाम नहीं दे रही थी, और बीएसपी के बैनर और पोस्टर में भी कहीं इस बात पर उल्लेख नहीं था कि वो रैली करने जा रहे हैं। ये जरूर है कि सरकारी स्मारक है, उनको रात में खोलने की अनुमति किसने दी, उनमें सामान कैसे ले जाया गया, गाड़ियों का प्रयोग कैसे हुआ, इनकी अनुमति थी कि नहीं थी, ये सारी चीजें एलडीए और जो सुरक्षा समिति बनी हुई है उसके अधिकारियों की जवाबदेही है। डीसी राजीव अग्रवाल से सरकार ने कहा है, अब वो अफसरों से जवाब तलब कर रहे हैं। बीएसपी के नेताओं की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? जिस तरह से ये पूरी कवायद हो रही है, जिस तरह से जांच की बात भी निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में बीएसपी क्या कुछ कह रही है? देखिए, बीएसपी की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन 2 बजे अभी मायावती मीडिया को संबोधित करने वाली है अपने आवाज से लखनऊ में, तो उम्मीद की जा रही है कि उसमें वो इस पर भी अपनी सफाई देंगी, अपनी सरकार की वो अपनी पार्टी की बात रखेंगी। तो मायावती की 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो बीएसपी का अधिकृत बयान आने की उम्मीद है। लेकिन ये जो पूरा मामला है अब ये राजनीतिक रंग ले चुका है। पहले बीएसपी के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग सुखा ली गई, उसके बाद उनका कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम के 2 दिन बाद सरकार कहती है कि वहाँ पर अनुमति कैसे मिली और सामान अंदर कैसे गए, गाड़ियां अंदर कैसे गई, रात भर स्मारक खुला कैसे रहा, इन सब चीजों पर एलडीए ने पूछताछ शुरू की है। तो उम्मीद की जा रही है कि अफसर गर्दन बचाने के लिए कुछ अफसरों पर कार्रवाई होगी और इसमें एफआईआर की भी बात हो सकती है। जी
वीरेंद्र, लेकिन सवाल ये भी जहन में खड़ा हो रहा है कि जब इतना बड़ा कार्यक्रम वहां पर हुआ और अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी होगी कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो पहले इस बात की कोई जहमत क्यों नहीं उठाई गई, क्यों नहीं देखा गया कि आखिर इसके लिए अनुमति ली गई है या नहीं ली गई है? जब इतना बड़ा आयोजन हो गया उसके बाद तमाम तरह की ये कवायदें होती दिख रही हैं। देखिए, बीएसपी की ओर से स्मारक संरक्षण समिति को यह सूचना जरूर दी गई थी कि 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती है और उन पार्टी के बड़े नेता और पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आकर बाबा साहब को जो मूर्ति बनी हुई है वहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं तो और उनको माल्यार्पण करते हैं। ये सारी बातें संरक्षण समिति की जानकारी में थी और ये कई सालों से परंपरा चल रही जब से ये अम्बेडकर पार्क बना है। इस पार्क में जब से मूर्ति लगी है तब अभी तक तो बीएसपी की सरकार थी, लेकिन पिछले 1 साल से जब अखिलेश यादव की सरकार आई तो पिछले साल भी 14 अप्रैल को मायावती ने यहीं पर कार्यक्रम किया था और बड़ी भीड़ जुटी थी। वहां पर मायावती ने संबोधन भी दिया था और 1 साल बाद फिर परसों ये कार्यक्रम हुआ जब 14 तारीख को, तो फिर उसके बाद सरकार ने अनुमति का ये पूरा मामले को राजनीतिक रंग ये मिल गया है। तो उम्मीद की जाए कि सरकार देर से खेती है, देखते हैं वो क्या करती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। जयाप्रदा के मामले पर इस वक्त अमर सिंह कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सीधे ले चलते हैं। आजम खान के इशारे पर कौशलेंद्र यादव के नेतृत्व में आए, कहे तुम्हारी गाड़ी की बत्ती लाल है, हम तुम्हें लाल करने आए, बेहाल करने आए। निर्ममता से निर्दयता से कुछ कुछ के बत्ती को तोड़ा। अगर लाल बत्ती लेकर के चलना जुर्म है तो सड़क पर चलते हुए जयप्रदा को पकड़ लिए होते, जेल में ठूस दिए होते। उन्होंने चलाने से मना किया तो उनकी कलाई को मरोड़ा, गिराबान में हाथ डाल करके दीवार से उनको टकराए और लड़खड़ा कर गिर गए और बड़ी गंदी गालियां देते हुए कहा ये टेलर है, फिल्म अभी बाकी है, जयप्रदा छोड़ दो रामपुर, आजम खान के रास्ते से हट जाओ। ये कौशलेंद्र यादव आजम खान का पप्पू है और आजम खान इसका पापा है। पप्पुओं के ऊपर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा मुलायम सिंह। पप्पू के पापा आजम खान को पकड़ो। राजा राम पांडे ने माधुरी दीक्षित और हेमा मालिनी के चिकने गाल की चर्चा क्या की कि आपने राजा राम पांडे के जीवन को खुरदुरा बना दिया और उसे निलंबित कर दिया, लेकिन बिना किसी कारण के 40 पुलिस कर्मियों को लेकर जयप्रदा के घर में अनधिकृत रूप से जो घुस गए लोग, मैंने मनमोहन सिंह से पूछा, मैं नहीं आता या मैंने 3 दिन का समय दिया था। बड़े कांपते हुए समाजवादी पार्टी के लोगों का बयान आया, खेद है, गलत हुआ है, लाल बत्ती जायज है। अरे समाजवादी पार्टी के लोगों अगर लाल बत्ती जायज है तो कौशलेंद्र यादव ने 26,000 का जुर्माना क्यों ठोका है? क्यों 26,000 का जुर्माना ठोक के कहा है कि अगर ये पैसा नहीं दिया गया तो हम गाड़ी जब्त कर लेंगे? क्यों कौशलेंद्र यादव ने जांच के आदेश के बाद, कौन है कौशलेंद्र यादव का बाप जिसके इशारे पर कौशलेंद्र यादव कह रहा है अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो जयप्रदा तुम्हारी बत्ती उतारी है, अगर फिर रामपुर में दिखाई तो पता नहीं तुम्हारा क्या क्या उतार लूंगा। ये कैसा कानून है? ये जो कानून बना हुआ है कि घूरोगे लड़की को, छुओगे लड़की को, पीछा करोगे तो छूटोगे नहीं, लेकिन पूरे देश में एक कानून, उत्तर प्रदेश में दूसरा कानून। निर्वाचित सांसद और सांसद न भी रहे तो कोई सामान्य महिला नहीं जयप्रदा, अपराधी है, आतंकवादी है, हत्यारणी है, क्या है जयप्रदा जो 40 पुलिसकर्मियों को लेकर कौशलेंद्र यादव गए? और मुलायम सिंह जी, आपकी बहू डिम्पल भी और मेरी भी बहू है, मेरा भी बेटा है अखिलेश, वो अभी सांसद है, उसके साथ ऐसा होता?
तो खून की नदियां बहा देते हैं, लेकिन दूसरे की बहु बेटी नहीं होती। कमजोर की लुगाई आपके चेले आजम खान की भौजाई बन जाती है, उसकी इज्जत नहीं है।